हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स का दूसरा और लास्ट टॉपिक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने कल डिस्कस किया था कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जहाँ पर हमने दो तीन चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे सीएसआर क्या होता है, किन कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है, क्या कौन कौन से उसमें शेड्यूल 7 क्या कहता है, सेक्शन 8 क्या कहता है, ठीक है, कौन सी कंपनीज उसमें शामिल है, कौन सी एक्टिविटीज़ में जो कंपनीज होती हैं उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, और क्या क्राइटेरिया है, क्या उसमें पेनल्टी है, वो सारे जो पूरा मैकेनिज्म है उनका हमने वो डिस्कस किया था, उसका बेसिक। और हमने ये भी समझा था कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ थी, ताकि एक थोड़ा आइडिया हो जाता है ना कि भाई जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं, हमें ये आइडिया हो जाए कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो फिर हम उसको उसी के आधार पर क्या करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी बन सकता है ना। जैसे मैंने आपको कोई हिंट दिया कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो अब आपके माइंड में ये भी तो ये भी एक जो है आ जाएगा कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन बन सकता है तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना। तो उससे क्या होता है ना कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। बड़ा सिंपल सा वर्ड है एथिक्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ड्यूटीज। समझ में आ गया तो पूरा खेल समझ में आ गया, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं फटाफट से, एक तो वीडियोस पीछे के डले हुए हैं, पूरा चैनल चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज सब कुछ, राइट। एमपी का एग्ज़ाम आ रहा है, लगभग अगस्त में हो जाएगा। और झारखंड का भी एग्ज़ाम आ रहा है, फॉर्म्स उसके चल ही रहे हैं, शायद 5 मई शायद उसकी लास्ट डेट है, और 12 मई तक आप उसका पेमेंट कर सकते हो। और CUET के आ रहे हैं, और उसके अलावा UPT GT PGT है ही, और आगे आने वाले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स, ये तो वो हैं जो लिस्टेड हैं। इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी सारे जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। DSSS भी अभी पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, इसके बाद NVS है, इसके बाद अल्टीग्रेट है, GIC है, देयर आर मैनी मोर एग्ज़ाम्स। प्रिपरेशन अपनी अगर तैयार होगी, अच्छे से होगी, तो हम उसको एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकेंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली 90%, 90 to 95% ही मैं कहूँगा कि आपके हर PGT लेवल एग्ज़ाम्स में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। लगभग 60 to 70, 60% सिलेबस तो आपका यहाँ से बन ही जाता है, ठीक है। 65 ही बन जाता होगा यार, हाँ, मतलब यही मान के चलो 60 to 70 तक आ ही जाते हैं। वो थोड़े दो चार क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, थोड़ा एडवांस चलेगा, थोड़ा नीचे चलेगा, थोड़ा पेपर हल्का कर दिया, जैसे इस बार KVS का पेपर ईजी था, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। और MP वर्ग 1 वाला जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था वो भी ईजी था, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो मतलब यही है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, कहने का मतलब ये है। तो अपनी तैयारी लेकिन अपने आप को क्या करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारी बेसिक प्रिपरेशन होगी, ठीक है, तो उसको हम एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकेंगे। जैसा भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी 2 4 5 10 टॉपिक ऐड ऑन होते हैं, तो उसको कॉन्सेप्चुअली करना ईजी हो जाएगा, है ना। सारा सिलेबस आप एक साथ नहीं कर सकते। मान के चलिए DSSS का डेट आया मई में, है ना, या मई एंड या जून के बिगिनिंग में, ठीक है। उसका एग्ज़ाम होना है अगस्त में, अब जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जून जुलाई ही मान के चलो। तो जून और जुलाई 2 महीने में क्या आपको लगता है कि 100% सिलेबस कवर हो जाएगा? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन होगी तो आसान हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चैनल को शेयर, लाइक, और वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कॉलीग्स हैं, और आपके स्टूडेंट्स हैं। आप उनके साथ भी ये जो वीडियोस हैं, चैनल है, उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे 11th और 12th में हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियरी हो सकते हैं। देखिए, आप शेयर कीजिए, क्या पता किसको कहाँ से क्या रिलेटेबल मिल जाए, जैसे आपको मिल गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कॉन्टीन्यूसली जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद, और जो अभी अभी जुड़े हैं उनका स्वागत है। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स जो है आने वाले टाइम में, देखिए, शुरू हो, देखिए, किसी भी चीज़, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, तो वो शुरुआत हो चुकी है। अब इसको बड़े स्केल पर ले जाना मेरा
मोटो है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन आपका लगेगा, तो इसलिए आपका सपोर्ट मुझे ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा मेहनत कीजिए चैनल को ज़्यादा शेयर करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, बहुत छोटी सी टर्म है। आपने कई बार क्या होगा, आप मॉल गए होंगे, है ना, या किसी शोरूम में गए होंगे। तो शोरूम में जब हम जाते हैं तो ठीक है, ऐसा होता है कि एक गेट खोल रहा है ना, माने आप अंदर की तरफ जाना है, इधर से उधर की तरफ जाना है। आपने गेट पुश किया, अचानक से सामने से कोई व्यक्ति आया, बुजुर्ग है। तो अब क्या किया आपने, एक तो दो एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। एक तो आपने गेट खोला, रास्ता ब्लॉक किया और निकल गए। दूसरा, आपने गेट खोला, खड़े रहे गेट खोल करके, और जब वो बुजुर्ग व्यक्ति निकल गए उसके बाद आप वहाँ से चुपचाप निकल गए। ये कहलाता है एथिक्स। वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, कस्टम, बिहेव, ड्यूटी, या मान के चलिए देखिए बहुत बेसिक सा उदाहरण दे देता हूँ, शायद ज़्यादातर रिलेट भी कर लेंगे। आप कहीं किसी के साथ डेट पर गए, ठीक है, ये ज़्यादातर पुरुष जो हैं उनके लिए है। आप डेट पर गए तो एक बड़ी कॉमन सा एथिक है कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जाते हैं तो आप चेयर को जो है बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें ऑफ़र करते हैं, सीट को ऑफ़र करते हैं कि बैठिए, और फिर तब आप बैठते हैं आराम से। या आप ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले आप पूछेंगे आप क्या लेंगे, ठीक है। या मान के चलिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई एक प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, या महिला हो सकती है, या बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है ना, या एक ऐसी महिला हो सकती है जिसके हाथ में बेबी है, बॉर्न बेबी है ना, वो नीचे मतलब ज़मीन पर वो नहीं खड़ा हो सकता है। तो आपने क्या किया, फटाक से खड़े हुए और आपने अपनी सीट उन्हें ऑफर कर दी। एथिक्स एक कस्टम है, एक बिहेवियर है, एक साइकोलॉजी है, मेंटालिटी है, जो आपको सोसाइटी में एक्सिस्ट कैसे करना है वो बताता है। मान के चलिए आपने क्या किया, जैसे अच्छा ठीक है ना, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, आपने कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक पी, आपने उसको, उसकी कैन को क्या रखा, अपने पास रखा, उस पैकेट को अपने पास रखा, देखा आपने डस्टबिन आ गया तो आपने उस डस्टबिन को क्या कर लिया, वहाँ पर फेंक दिया। तो बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, ये हमारे जनरल लाइफ है, ऐसे ही बिजनेस में भी कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे जब आप अपने कलीग्स के साथ काम करते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रहें कि आप जिन कलीग्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर दे। एग्री विद दिस, ठीक है। या ठीक है, तो एक ही उदाहरण हो गया बिजनेस एथिक्स का। या जब मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, और उसका सप्लायर है, सारी चीज़ें फिक्स हो गई, फिर आप घर आए, आपने घर पे आके सोचा कि यार प्राइस क्या कम हो सकते हैं, अब डीलिंग सारी हो चुकी है। तो आपने क्या किया, आपने उनको कॉल किया कि सर एक छोटी सी जो है पार्टी हमने रखी है और उसमें आपको आना है ना। तो वो आए, पार्टी एंजॉय करी, तो एक स्वीट होता है ना, वहाँ पर अच्छी जगह, अच्छी खासी पार्टी जो थी उन्होंने रखी प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में। अब उन्होंने वहाँ पर एक बात रख दी कि सर मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी है कि इसके प्राइजेस में थोड़ा सा जो है वो कंसेशन हो जाए। असल में हमारा बजट इतना, जो हमने सारा एनालाइज किया वो इतना बैठ रहा है, ये तरीका हो सकता है। या इसी में आप फ्रॉड करके या कोई ऐसी अप्रोप्रिएट एक्टिविटी करके किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट ले, वो आपके एथिक्स में नहीं आएगा। कुल मिलाकर के सामने वाले व्यक्ति सम्मान के साथ आपकी बात को स्वीकार करे, वो एथिक्स है सिंपल भाषा में, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एथिक्स से रिलेट कर रहे होंगे, कर गए होंगे। बाकी तो अब इसमें बहुत छोटी सी इसकी आज की क्लास है, ठीक है। तो एथिक्स में मैं पहले तो बता देता हूँ कि क्या क्या आता है। तो देखो, एथिक्स में बिहेवियर आता है, आपके प्रिंसिपल्स आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर है, मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ बिल्कुल क्या नहीं करता, सेक्रीफाइस नहीं करता, ठीक है। मुझे जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति मिलेगा मैं तुरंत उसके जो चरण है वो स्पष्ट कर दूंगा। ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे उसूल हैं। मैं कभी किसी व्यक्ति से उधार नहीं लूँगा, ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एथिक्स है, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों से बनता है ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है सोसाइटी के लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, है ना, रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, समाज के प्रति आपके संबंध और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, आप जिम्मेदार बन जाते हैं, रिलायबिलिटी, आपको पता है मुझे देश को गंदा नहीं करना है, राइट, क्या चॉइस है वो आप चूज़ करते हैं, ठीक है, ये मॉरलिटी को एम्पावर करता है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं हमारे बिजनेस एथिक्स में आती हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है। तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या होता है, एक तरह का कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, प्रशासन होता है जो कि ध्यान आकर्षित करता है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना, ठीक है, ठीक है, कॉरपोरेट कल्चर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स, ठीक है, और दूसरा साथ में ये प्रिस्क्राइब करता है किसको, गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा संभव है कि आपको बिना वजह के लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ जाए। मान के चलिए जैसे सेक्सुअल हेरेसमेंट के बाद जैसे ये केसेस बढ़े कॉरपोरेट सेक्टर्स में, तो एक कमेटी बनाई गई कि भाई हर जो कॉरपोरेट सोसाइटी है, जो भी वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर एक हेल्प डेस्क होगा, ठीक है, जहाँ पर कोई भी फीमेल जो एम्प्लॉय है वो अपनी जो शिकायत है दर्ज करा सकती है, ठीक है, और उसको सुनवाई भी करनी होगी। इवन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर तो हेल्प डेस्क को लेकर के एक सुझाव बॉक्स होता है, जहाँ कि भाई कोई लड़की है या कोई महिला है कि वो अपनी बात सबसे नहीं कह सकती, तो उसने क्या करा, उसने एक चिट लिखी और उस चिट को उस बॉक्स में डाल दिया। तो एक जो कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर होते हैं वो वीकली डे टू डे आते हैं और उस बॉक्स की से अपनी की उनके पास होती है, ओपन करते हैं और वो लेटर्स ले जाते हैं और फिर उनकी सुनवाई उस बारे में होती है। अब मान के चलिए आपने कोई एक ऐसा, आप जेन्युइन हो, कोई मिस्टेक नहीं है, केवल क्या खेल है सारा मिसअंडरस्टैंडिंग का। आप निकल रहे थे, सामने से वो आ रहे थे, टकरा गए। अब हो सकता है सामने वाला व्यक्ति किस मूड में है, ठीक, ये मैं केवल एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा होता है, मैं केवल एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ। मान के चलिए अब आपकी इमेज अच्छी है, कैसी है, डजेंट मैटर, बट कहीं ना कहीं उस आपने मान के चलिए नया ही ज्वाइन करा है, और इसको इजी कर दे, आपने न्यू ज्वाइन करा है, और देखो नया व्यक्ति सबके साथ घुल मिल नहीं सकता, तो आपका बिहेवियर जो है, आपका मतलब रहना सहना जो है वो एक ऐसा दिखाता है कि आप बड़े एरोगेंट टाइप के हो, है ना, बात नहीं करते किसी से, ये सभी, ठीक है। तो टक्कर हो गई, अब उन्हें इंसिडेंट था, एक्सीडेंट ही कह सकते हो, है ना, वो एक्सीडेंटल है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति किसी और ही मूड में, वो किसी से लड़के आया है, कुछ भी करके आया है, तो उसने क्या करा, उसको लगा कि आपने उसको जान करके टच किया, राइट। तो ये वो क्या, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी फाइल हो सकता है, मिच्योर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा आप समझिए कि अगर आप नहीं करेंगे उनको पूरा तो आपको लीगल एक्शंस फेस करना पड़ सकता है। जैसे मान के चलिए अभी पीछे नेस्ले का कोई केस हुआ था जहाँ पे नेस्ले को मैगी को पेनल्टी देनी पड़ी थी, या अभी जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जो पाउडर है यूएसए में, उसको लगाने के बाद बहुत सारे जो बच्चे थे उनकी स्किन जो है ड्राई, रैशेस और पिंपल्स जो है वो हो गए थे, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया था। तो जो जॉनसन एंड जॉनसन है उनको कोर्ट तक जाना पड़ा और फिर पेनल्टी पे करनी पड़ी। ये इनके कुछ अभी रिसेंट के एग्जांपल्स हैं। ये अभी सेबी ने जो है एक कंपनी को क्या किया है, एक कंपनी को स्टॉक मार्केट से 7 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वो अब इस ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक लीगल एक्शन ही है, या कोई सेबी ने किसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया। ये मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक समझाने वाला कॉन्सेप्ट था। तो हुआ क्या कि आपने किसी भी वैल्यू को, किसी भी एथिक को, आपका बिहेवियर, आपके प्रिंसिपल, आपने इनमें से किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो उसका 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 रिवर्स क्या हुआ, उसका रिवर्स ये हुआ कि आप प्रॉब्लम में आ गए, ठीक है। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स एक तरह की क्या है, एक प्रशासन है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है अपने बिहेवियर से, अपनी एक्टिविटीज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने रिलेशनशिप से, अपने ट्रस्ट से, कि भाई मैं देखो आप मेरे को रिलाय कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो, आप मेरे को रिलाय कर सकते हो, मैं बहुत जेन्युइन बंदा हूँ या बंदी हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो वो क्या है, वो एथिक्स है, वैल्यूज़ हैं। जैसे जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें चेयर को बाहर निकालने का एग्जाम्पल हो गया, गेट वाला एग्जाम्पल हो गया, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, आपने उसको हेल्प कर दिया, आपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, राइट।
ये सारे क्या हैं, हमारे एथिक्स हैं जो एक आपको मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देते हैं और सामने वाला आपके थॉट्स को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके प्रिंसिपल्स को, आपके बिहेवियर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है विद अ पॉजिटिव वाइब, ठीक है। और जब वो उन्हें रिसीव करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है और वो जो एनर्जी है वो आप दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मान के चलिए कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, या रोड क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं और आपका पार्टनर आपके साथ है, ठीक है। आपका पार्टनर क्या है, आपके साथ है। तो आपने क्या किया, आपने अपने पार्टनर को ट्रैफिक से दूसरी तरफ कर लिया और आप ट्रैफिक की तरफ आ गए। ये क्या है, ये एथिक्स है, ये केयर दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये केयर दिखाता है, या है ना। तो ये क्या दिखाता है, केयर दिखाता है। यही तो किसी भी रिलेशनशिप को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करता है। छोटी छोटी माइन्यूटली सी बातें, है ना। तो कौन सी एक्टिविटी आपको लीगल एक्शंस फेस करा दे और कौन सी एक्टिविटी आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बना दे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। इसीलिए बिजनेस को एक एक चीज़, हमने कल भी डिस्कस किया था, बिजनेस को एक एक चीज़, एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। जैसे हमने कल सर्फ एक्सेल वाला एग्जाम्पल लिया था और कैडबरी का भी एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो ये वाली एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक तो ब्रांड रिकॉग्नाइज होता है। क्या होता है, ब्रांड रिकॉग्नाइज होता है, ग्रोथ होती है फर्म की। लगता है जैसे टाटा, टाटा माने ट्रस्ट, सीधा सारे लोग बोलते हैं टाटा मतलब ट्रस्ट, टाटा मतलब ट्रस्ट। इसका एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी मेरे को ध्यान में आ रही है, ठीक है। ये टाटा मोटर्स की बात है ना। तो एक बार वैसे जैसे आपने मारुति में या हुंडई में आपने कई बार लॉकआउट की बात सुनी होगी। एक बार ऐसी टाटा मोटर्स में क्या हुआ, टाटा मोटर्स के जो कर्मचारी थे वो बैठ गए धरने पर कि साहब हमारा बोनस बढ़ाइए, ठीक है। अब जब वो बोनस, अब उनका ऑलरेडी कंपनी ऐसे तो बोनस बढ़ाती नहीं है, कंपनी जब बोनस देती है तो वो डिसाइडेड होता है कि वो इतना बोनस देगी और वो हर एम्प्लॉय को मिलेगा। तो वो डिसाइडेड हो गया कि भाई इतना बोनस हम लोग देने वाले हैं सॉरी। तो अब लेकिन उन्हें तो ज़्यादा बोनस चाहिए कि भाई हम दिन रात काम करते हैं, वीकेंड में भी काम करते हैं, एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, और आज जब हम अपनी एक डिमांड रख रहे हैं तो वो पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के आमने सामने खड़े हो गए। जो एम्प्लॉयज़ थे वो बैठ गए धरने पे। मैनेजमेंट उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहे हैं। अब हुआ क्या, ये बात रतन टाटा जी के पास पहुंची। तो रतन टाटा जी आए मिलने के लिए कि क्या बात है। अच्छा, रतन टाटा जी का अपने आप में बड़ा सम्मान है। मैं खुद मतलब पता ही है, आई एम हार्डकोर फैन ऑफ मतलब रतन टाटा जी, आइडल हैं बिल्कुल। तो आए, बात सुनी, समझी, तो कि क्या बात है कि सर ऐसे ऐसे बात है और ऑलरेडी से हो चुका है और हम चाहते हैं कि हमें मिले। मैनेजमेंट की भी बात सुनी तो रतन टाटा जी ने कहा कि भाई बोनस तो मिलना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट देख रहा है कि हैं ये क्या हो रहा है, कि नहीं भाई बोनस मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो दिन रात एक पैर पर खड़े होकर के काम करता है, और जब हमें उससे ओवर टाइम कराना होता है तो वो बिना उफ कुछ करे हुए कह देता है कि साहब ठीक है हम ओवर टाइम करेंगे। और इवन अगर कभी कभी तो जब ऑर्डर बल्क में आते हैं तो हम उनसे ओवर टाइम भी कराते हैं, वो तभी भी ओवर टाइम करते हैं। और आज हम जिस पोजीशन पे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो इन्हीं एम्प्लॉयज़ का है। ये सारी की सारी एसेट ही इन लोगों की बनाई हुई है, वरना हमारे पास क्या ही था। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉय से ही तो सब कुछ बनता है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सब कुछ है। और इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, जेन्युइन है। और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि इनका बोनस बढ़ कर के इनको मिलना चाहिए। मैनेजमेंट सर को जा रहा है कि भाई क्या करें, रतन टाटा जी की बात है, कैसे मना कर दें। तो मैनेजमेंट टाटा जी से कह रहा है कि सर आप इस बात को कह रहे हैं इसीलिए हम इनका बोनस बढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में बोनस जो है इनका बढ़ चुका था, ये इनअप्रोप्रिएट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब बोनस बढ़ाइए, जो होगा देखा जाएगा। अब देखो एक्शन, उसका रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन ये हुआ, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो बोले कि सर कंपनी हमें जितना बोनस दे रही है हमें उतना ही बोनस एक्सेप्ट है, हमें एक्स्ट्रा बोनस की अब ज़रूरत नहीं है। सारों ने एक स्वर में ये बात कही। और उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया। इनके सर आप हमारे साथ आए, हमारी बात सुनी,
हमारे साथ ज़मीन पर भी बैठे, आप ये नहीं आप खड़े होकर के भी बात कर सकते थे, आपके लिए स्पेशल कैबिन आ सकता था या हम लोगों को कैबिन में बुलाया जा सकता था, पर नहीं, आप आए, हमारे बीच बैठे, ज़मीन पर बैठे, हमारी बात रखी, हमारा पक्ष सुना और हमारा समर्थन किया। इससे बड़ा बोनस हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो वो दिन था और आज का दिन है। टाटा मोटर्स में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई है, दोनों खुश हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। रिलेशन कितने स्ट्रांग हो गए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, इसी ही फिलॉसफी को एथिक्स कहा जाता है। बस ये सारी कहानी है, ठीक है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ, नेगोशिएट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो नेगोशिएट ही तो था यहाँ पर जो एग्जांपल था। ट्रस्ट बढ़ जाता है, मैनेजमेंट का ट्रस्ट है एम्प्लॉयज पर कि भाई ये लोग सब कुछ हैं। और वास्तविकता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट हटा दो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं बचेगा। ये तो संभव है कि मैनेजमेंट के बिना एम्प्लॉय काम कर ले, क्योंकि वो अपने में से किसी एक सुपीरियर को चुन लेंगे, लेकिन आपके मैनेजमेंट में कौन जूनियर का काम करेगा? कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर का रिटेंशन मिलता है, ग्रोथ होती है। टैलेंट अट्रैक्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करते हैं। भाई क्या फर्म है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसलिए बिजनेस एथिक्स, अच्छा क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? ये प्रिंसिपल्स कई बार प्रिंसिपल्स पूछ लेता है, तो यहाँ से कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है? लीडरशिप, नेतृत्व करना, अकाउंटेबिलिटी, दायित्व कि ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी गलती है। रतन टाटा जी ने, जैसे रतन टाटा जी का ही एक और केस है कि उनकी जो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, तो उसमें एक बार क्या हुआ, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड हुआ उनके एमडी के द्वारा। जो लोगों ने उनकी फर्म में पैसा जमा कर रखा था, तो उसकी एमडी ने क्या किया, वो अपने 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 पर्सनल यूज़ के लिए उसका यूटिलाइज कर लिया। लगभग 500 करोड़ शायद कुछ था, ठीक है। अब बात वहीं रतन टाटा जी के पास पहुंची। अब उन्होंने फटाफट से एक जो है 600 करोड़ का बंदोबस्त कराया और एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई कि हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था क्यों थी कि हमारी जितनी भी ब्रांचेज और जहाँ पर भी अगर किसी को बल्क में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से तुरंत उस केंद्र तक वो पैसा पहुँचाया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, लोगों से हमने पैसा लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका पैसा सुरक्षित रखा जाए, तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। अब लीडरशिप क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी ये है कि उस हेलीकॉप्टर की कहीं पर आवश्यकता नहीं पड़ी। लोगों का विश्वास रतन टाटा जी के ऊपर इतना था कि अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी कुछ समय लग जाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये होता है ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऐसी, आप किसी व्यक्ति को ट्रस्ट कैसे करते हो? आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करते, उस ट्रस्ट के पीछे होता है बहुत सारी चीज़ें, सेक्रीफाइस होता है, बिहेवियर होता है, मेंटल रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। ये होता है इंटेग्रिटी, जिसमें ट्रस्टवर्दीनेस और रिलायबिलिटी आती है। एक होता है रिस्पेक्ट फॉर अदर, जिसमें डिग्निटी आती है, प्राइवेसी आती है, इक्वलिटी आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, कंपेशन आता है, एम्पैथी आती है। ये सारे के सारे क्या, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में आते हैं। हॉनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, कानून का निर्वहन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, ट्रांसपेरेंसी। हमारे बीच में कि जापान में एक बड़ी बेहतरीन, बड़ी प्यारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी तरह का कोई भी पर्दा नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि हमारी फर्म किस फॉर्मेट पर काम करेगी, और मैनेजमेंट को पता है कि एम्प्लॉय हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कोई किसी भी तरह का हिडन एक्टिविटी नहीं है। कंपेशन, ये अभी हम लोगों ने बात करी। फेयरनेस, सारे जेन्युइन चीज़ें हैं। जेन्युइनिटी जिसको हम कहते हैं, लॉयल्टी और इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये सारे के सारे 12 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हैं, जिन्हें कोई भी बिजनेस क्या करता है, फॉलो करता है। किस तरीके से फॉलो करता है, ये बिजनेस टू बिजनेस क्या कर सकता है, वरी कर सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए इन सबको फॉलो करना क्या होता है, ज़रूरी होता है, और करता भी है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस एथिक्स करता है तभी उसका ब्रांड इमेज बनता है। आज आप जब एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, राइट, रिलायंस, टाटा, है ना, या इन्फोसिस, राइट, आप जब आप मारुति, ठीक है, टोयोटा, राइट, आप जब इन कंपनीज को देखते हो, या हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, ठीक है, जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको याद आता है, आपको समझ में आता है कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको कितना वैल्यूड किया जा रहा है,
ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, ये हमारे कहलाते हैं बिजनेस एथिक्स। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके आज समझ में आ गई होंगी। बाकी फिर भी लगता है कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से लिंक उठाओ फटाफट से। जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सबके साथ कनेक्ट हो जाओ, धराधर शेयर करना शुरू कर दो। कनेक्ट करो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। कनेक्ट कॉमर्शियंस, चलिए एक हैशटैग कनेक्ट कॉमर्शियंस, जितने भी कॉमर्स के बच्चे सारे कनेक्ट करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर आएँ और अपने आप को क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे कल आपसे एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को शेयर, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब खुद भी करिए और बाकियों से भी कराइए। जय हिंद।